Hello everyone, a very good evening and welcome to Bank Exam Quest. This is Shivik Rungnath and you are watching the evening show. जहाँ पे हम बैंक के डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में कितने टाइप की बैंक होती है एंड बेसिकली मैं उन्हीं बैंक को यहाँ पे पिक की हूँ, उन्हीं टाइप को पिक की हूँ जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आपको भी पता है कि एग्जाम जो है वो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये सारी बैंक्स को। सेंट्रल बैंक क्या होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड फॉरेन बैंक। और यहाँ पे पिछले 5 ईयर में जिन बैंक से क्वेश्चन आए हैं केवल उन्हीं बैंक्स के टाइप को पिक किया गया है क्योंकि पिछले कई सालों में बैंकिंग सेक्टर में बहुत चेंजेस आए हैं। बहुत सारी बैंक मर्ज हुई है तो कुछ बैंक वर्क करना बंद भी कर दी है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए क्वेश्चन का टाइप भी बदल गया है एग्जाम में। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े जो चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि आज के क्लास के बाद, आज के सेशन के बाद आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी इनके टाइप्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है। एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सेंट्रल बैंक। इट रेगुलेट्स द मॉनेटरी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। मतलब कि जिस देश का सेंट्रल बैंक होता है उस देश का जितना भी मॉनेटरी सिस्टम होता है, जितनी भी मौद्रिक चीजें होती हैं, वो सब उस देश का सेंट्रल बैंक हैंडल करता है। Central bank acts as controller, supervisor and regulator of the activities of commercial banks and other financial institution in the country. उस देश में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जितने भी आपके संस्थाएं होती हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं और जितने भी बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक, उन सबको रेगुलेट कौन करता है? उस देश का जो सेंट्रल बैंक होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एग्जाम्पल अगर हम ले तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है। अगर हम अदर कंट्री का एग्जाम्पल लेना चाहें तो फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व कहाँ का बैंक है? तो ये आपका यूएस का सेंट्रल बैंक है। तो हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, याद रखिएगा। अब अगला आपका है कॉमर्शियल बैंक। Commercial bank are the bank that accept money in the form of deposit from the public and give loan and advances to its customer by charging interest. सिंपल इसका वर्क बताया है कि कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कि पैसे लेते हैं पब्लिक से, डिपॉजिट लेते हैं और फिर उन्हें लोन और एडवांसेस भी इंटरेस्ट के साथ, मतलब ब्याज दर लगा के देते हैं। They mobilize small saving and promote the growth of trade and commerce। मतलब कि ये क्या करते हैं, स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं और फिर ट्रेड को, कॉमर्स को, उनकी जो ग्रोथ है उसे प्रमोट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक जो अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम बैंक यहाँ पे डिस्कस करें तो जैसे कि यहाँ कॉमर्शियल बैंक की बात है तो ये क्या क्या करते हैं? सेविंग डिपॉजिट, आप सेविंग अकाउंट खोलते हो यहाँ पे, आप करंट डिपॉजिट यहाँ पे करते हो, आप यहाँ पे एफडी ओपन करते हो, आप यहाँ पे आरडीज ओपन करते हो, यहाँ पे आप सीजनल डिपॉजिट्स ओपन करते हो। ये सब कहाँ पे होता है? तो ये सारा काम जो आपका होता है वो होता है कॉमर्शियल बैंक में। और आप कह सकते हो कि आप जो सबसे ज्यादा, अगर आप अपने नॉर्मल काम के लिए विजिट कर रहे हो बैंक में तो आप मोस्टली कॉमर्शियल बैंक्स में ही विजिट करते हो अपने नॉर्मल काम के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे यहाँ पे देखते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में। ये भी कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक में एक होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, रीजनल रूरल बैंक, फॉरेन बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। आपने अक्सर इन बैंक्स के टाइप तो जरूर सुने होंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट कि आपने ये सुना होगा कि ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक है, बट इसके बारे में डिटेलिंग आज हम करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आरबीआई है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से काम करना स्टार्ट किया था। अब चलो ये तो सेंट्रल बैंक हो गया। अब इसके अंडर में कौन कौन सी बैंक काम करती है? तो कॉमर्शियल बैंक का नाम सबसे पहला है। कॉमर्शियल बैंक भी आपकी 4 तरह की होती है, पब्लिक सेक्टर, रीजनल रूरल, फॉरेन बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब वन बाय वन अगर इन्हें समझे तो सबसे पहले बारी आती है पब्लिक सेक्टर बैंक की। पब्लिक सेक्टर बैंक में मेजॉरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट की ज्यादा होती है, मतलब कि गवर्नमेंट का स्टेक इसमें ज्यादा होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं? पीएनबी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है और कई तरह के हैं। आपको पता है कि कई पब्लिक सेक्टर का मर्जर हुआ है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर है। पहले जो कि आपके बहुत ज्यादा हुआ करते थे, 22-23 हुआ करते थे, अब सब मर्ज होते 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 12 पब्लिक सेक्टर बैंक आपके इंडिया में इस समय है।
बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, केनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिन्हें हम लोग अपनी भाषा में सरकारी बैंक कहते हैं। सरकारी बैंक क्यों कहते हैं? क्यों ये ज्यादा सिक्योर रहता है? क्योंकि इसमें स्टेक जो होता है वो गवर्नमेंट का ज्यादा होता है, इसलिए इसे सरकारी बैंक कहा जाता है। और ये बाकी बैंक से ज्यादा लोग सिक्योर मानते हैं। अगर जॉब की बात आती है तब तो स्पेशली, जॉब की जब बात आती है तो लोग स्पेशली मतलब कि पब्लिक सेक्टर में ही काम करना चाहते हैं, पीएसयूज में ही काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 12 मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबीज है इंडिया के। आगे देखते हैं प्राइवेट बैंक क्या होते हैं। प्राइवेट बैंक प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज एक्सक्लूसिवली टू वेल्दी क्लाइंट, मतलब ये कहीं ना कहीं वेल्दी क्लाइंट्स के लिए होता है। यूजुअली दोज विद एट लीस्ट $1 मिलियन ऑफ नेटवर्थ। ये कहीं ना कहीं ये चीज अब थोड़ी धीरे धीरे बदल भी रही है। They help client manage their wealth, provide tax advice and set up trust to avoid taxes when leaving money to descendant। आपको पता है किसी भी बैंक में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो जो मिनिमम बैलेंस रखने की प्रथा है ना वो प्राइवेट बैंक में ज्यादा मिलती है, तो इसीलिए एक तरीके से लिख दिया गया है कि ये वेल्दी के लिए ज्यादा होता है। ठीक है, ये आम लोगों के लिए कम बेनिफिशियल होता है। आम लोगों के लिए बेनिफिशियल जो होता है वो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले अगर कंपेयर किया जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा आपको इजी पड़ता है। अब देखो प्राइवेट सेक्टर बैंक ज्यादा है इंडिया में। अगर हम देखें तो यहाँ पे 11 बैंक आप देख रहे हो, एक बार पढ़ लेते ताकि आपके दिमाग में रहे हमेशा, कभी भी आप कहीं भी देखो कि पीएसबी है या फिर आपका ये प्राइवेट है। तो एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, सीएसबी बैंक, सिटी यूनियन, डीसीबी, धनलक्ष्मी, फेडरल बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ओके, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर व्यास बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, लक्ष्मी विलास, नैनीताल, आरबीएल, साउथ इंडियन, तमिलनाडु और आपका यस बैंक और आईडीबीआई। अब आपको भी देख के लग रहा होगा ना कि हाँ यहाँ पे तो हम ट्रांजैक्शन कम करते हैं, तो वही बात है, प्राइवेट सेक्टर कम रिलायबल लोग मानते हैं, लेकिन आजकल प्राइवेट सेक्टर भी बहुत रिलायबल बैंक हो गए हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा ये भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ये होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक नहीं होता है, ठीक है, या कम होता है कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं। देखिए जैसे कि हर देश, इंडिया में भी जो बैंक है वो फॉरेन में अपनी ब्रांचेस ओपन करते हैं, तो कोई फॉरेन कंट्री की ब्रांच अगर अपने इंडिया में है देन दैट इज फॉरेन बैंक। दीज आर द बैंक विद हेड ऑफिस आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पे केवल ब्रांच होगा, क्योंकि यहाँ के होंगे तो फॉरेन कहाँ पे रह जाएंगे, हेडक्वार्टर बाहर का है तभी तो फॉरेन बोल रहे हैं। इन विच दे आर लोकेटेड। एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन सेक्टर बैंक्स आर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी बैंक। ये सब क्या है, ये सारे के सारे फॉरेन बैंक्स है। और भी यहाँ पे कई फॉरेन बैंक से मैंने एग्जांपल लगा रखे, ये भी आप देख सकते हो। ओके, आगे देखो, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है। Regional rural banks were established under the provision of an ordinance passed in September 1975। 1975 में एक ऑर्डिनेंस पास हुआ था जिसके तहत रीजनल रूरल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके स्थापित किए गए थे। ठीक है, अंडर आरआरबी एक्ट 1976। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि आरआरबी का गठन किस एक्ट के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा आरआरबी एक्ट 1976। ओके, और इसका जो मेन उद्देश्य था ना वो रूरल एरिया को प्रॉफिट देने का था। वो रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट देने का था। एग्रीकल्चर इसका मेन मोटिव था, रूरल एरिया, रूरल सेक्टर इसके मोटिव थे। जैसे कि प्रथमा बैंक यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में। और आपको पता है कि आरआरबीज भी कई सारी मर्ज हुई है, गोमती काशी, ये सारी जो बैंक है ये भी आपस में क्या हुई है, सारी की सारी मर्ज हुई है। मर्जर बहुत ज्यादा हुए हैं, और ये सारे मर्जर सबसे ज्यादा अगर हम बात करें 2018-19 में हुए, इसलिए 2018-19 के जितने भी पेपर हुए उसमें मर्जर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत आए थे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक के बाद आता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी पढ़ाया, क्योंकि वो सब आपको पता है। यू नो पीएसबी, यू नो प्राइवेट सेक्टर बैंक, यू नो आरआरबी, फॉरेन बैंक भी सबको पता है। बट आजकल पेपर में क्या आ रहा है, जो मैं लास्ट आपको 2 टाइप पढ़ाने वाली हूँ, ये 2 टाइप बहुत अच्छे से समझिएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिर मैं डिस्कस करने वाली हूँ पेमेंट बैंक, क्योंकि पेपर में इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये रिसेंटली आपके मतलब जल्दी ही ये बैंक अस्तित्व में आई है। कितनी जल्दी आए हैं देखते हैं। अब हम बात यहाँ पे स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर करें
तो अरुण जेटली जी ने बजट पेश करते हुए 2014 में एक बात कही थी कि हम एक नई तरीके की बैंक लाएंगे जो छोटे छोटे मोटिव्स को पूरा करेगा, जो स्पेशली उन पे फोकस कर सकेगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, तो छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं। छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, या छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो 2014 में जब अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बजट के भाषण के दौरान ये बात कही थी। अब उनके कहने की देरी थी कि आरबीआई यहाँ पे आ गया अपना काम करने। उन्होंने अपना बजट पेश किया 2014 में। उसके बाद 17 जुलाई 2014 को आरबीआई ने रिलीज कर दिया ड्राफ्ट गाइडलाइन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या था कि इसका वही काम था कि छोटे छोटे सेक्टर्स को प्रॉफिट देना। तो यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइन जारी किया कि जो भी इंटरेस्टेड एंटिटीज है, जनरल पब्लिक है, जिन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है, वो आ जाए। अब ऐसे नहीं कि हम निकल पड़े कि अरे हेलो आरबीआई, आपने बोला था मुझे बैंक खोलना है, क्या मैं अपने फ्लैट में बैंक खोल लूं? ऐसा नहीं। मिनिमम कैपिटल तय की थी कि 100 करोड़ रुपए मिनिमम कैपिटल जिसके पास हो, मिनिमम पूंजी जिसके पास हो, वो आए, अपना नाम दे, फिर हम बताएंगे कि आप बैंक खोल सकते हो कि नहीं, आपका पूरा मतलब कुंडली वुंडली देख के टाइम। ओके, तो आरबीआई की गाइडलाइन रिलीज होने के बाद 27 नवंबर 2014 को इन्होंने गाइडलाइन रिलीज की। फिर इंटरेस्टेड पार्टी जो थी वो अपना सबमिट किया, सबने एप्लीकेशन सबमिट किया 16 जनवरी 2015 तक। आपका मतलब अगले साल तक लोगों ने रिक्वेस्ट डाली जिनको जिनको स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना था। इसके बाद क्या हुआ, आरबीआई ने शॉर्टलिस्ट किया। कब? फरवरी 2015 में, लगभग कह दो एक साल बाद आरबीआई ने रिलीज किया लिस्ट जिनको वो लाइसेंस दे रही थी स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ओपन करने के लिए। 72 एप्लीकेशन आए थे, लेकिन उसमें से उषा थोराट की कमेटी बैठाएगी। ये है उषा थोराट जी, ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रह चुकी हैं। तो उषा थोराट जी की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है यार। ये पेपर में क्वेश्चन आया है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक की कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा उषा थोराट जी ने की थी। उस 72 में से किसको लाइसेंस देना है वो इस कमेटी ने मिलकर डिसाइड किया, और फाइनली उसमें से जो आपके हैं 10 लोगों को, या एज फार एज आई रिमेम्बर 10 लोगों को स्टार्टिंग में यहाँ पे मिला, लाइसेंस मिला कि आप स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन कर सकते हो। जिसमें से जो सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था वो था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखिएगा, पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि आपका ओपन हुआ था 24 अप्रैल 2016 में अपनी 47 ब्रांचेस के साथ। तो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का। आप लोगो देख लीजिए कौन कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय वर्किंग में है। तो आपका उज्जीवन है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और एक्विटास है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फिन केयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है। नॉर्थ ईस्ट ये आपका गुवाहाटी में है। उत्तरी भारत में भी, उत्तर पूर्वी भारत में भी एक खुला था ब्रांच इसका, नॉर्थ ईस्ट। और ESAF है, और आपका सूर्योदय है, ठीक है, सूर्योदय है। तो ये सारे, सूर्योदय का हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये सारे आपके जो आप कह सकते हो कि आपके फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन हुए। देखो कितने हैं, 4 4 8 2 10। तो जैसा कि मैंने कहा कि 10 बैंक को उस समय लाइसेंस दिया गया, और ये 10 आपके स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ओपन हुए, जिनका काम क्या था, छोटे छोटे सेक्टर्स को प्रॉफिट देना। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। पेमेंट बैंक क्या होता है? 23 सितंबर 2013 को कमिटी एक बनी थी, ठीक है, और उस कमिटी को हेड किसने किया था? नचिकेत मोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नचिकेत मोर की पिक भी देख लीजिए, याद रहेगा आपको। नचिकेत मोर कमेटी ने ये सुझाव दिया कि एक ऐसा बैंक बनना चाहिए, आप पेमेंट बैंक को अदर लैंग्वेज में ऑनलाइन बैंक भी कह सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन बैंक भी आप इसे कह सकते हो। तो एक ऐसा बैंक बना जो आपके मतलब कि बिजनेसेस को देखेगा, छोटे छोटे बिजनेसेस को देखेगा, और लो इनकम हाउस होल्ड को ये संभालेगा। तो ये इसको नाम दिया गया कि हाँ भाई ऐसा बैंक बनना चाहिए। तो नचिकेत मोर की कमेटी बैठी, आरबीआई ने पहले की तरह फिर से गाइडलाइन जारी किया कि जिसको जिसको क्या करना है, यहाँ पे इसमें पेमेंट बैंक में आके अपनी पूंजी लगानी है, ओपन करना है। वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस भी हो सकता है, वो कोई एंटिटी भी हो सकती है, वो जनरल पब्लिक भी कोई हो सकती है, वो अपने एप्लीकेशन दे। तो अपने एप्लीकेशंस लोगों ने दिए, नचिकेत मोर की कमेटी बनी, और 7 जनवरी 2014 द नचिकेत मोर कमेटी सबमिटेड इट्स फाइनल रिपोर्ट
Among its various recommendation, it recommended that formation of a new category of bank called payment bank. इन्होंने नाम दिया इस कमेटी ने कि जो नया कैटेगरी का बैंक बनेगा इसका नाम होगा पेमेंट बैंक। और जो पहला पेमेंट बैंक ओपन हुआ है वो है आपका एयरटेल पेमेंट बैंक, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 6 पेमेंट बैंक इस समय वर्किंग है, एक्टिव है। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक। तो ये सारे के सारे आपके ऑनलाइन बैंक है। ऑनलाइन जब आपको अपने मतलब आप देखो पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हो, पेटीएम वॉलेट बनाते हो, आपका जियो पेमेंट होता है, आपका फिनो पेमेंट होता है, इंडिया पोस्ट से पेमेंट होता है, एयरटेल पेमेंट आप लोग यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो। तो ये सब क्या है, ये आपका ऑनलाइन बैंक किसे कहा जाता है। अगर पेमेंट बैंक का दूसरा नाम कहीं पूछे ना तो आप बोल देना ऑनलाइन बैंक जो होता है वही आपका पेटीएम बैंक होता है। इनके लिए कई सारी गाइडलाइन भी जारी की गई, जैसे कि पेमेंट बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब कि जिनको पैसा लोग पब्लिक डिपॉजिट कर रहा है तो मांगने पे मिल भी जाए। तो करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलने की परमिशन पेटीएम बैंक को है। और बट दे वुड इनिशियली बी रिस्ट्रिक्टेड टू होल्डिंग अ मैक्सिमम बैलेंस ऑफ 100,000 पर कस्टमर। मतलब कि पहले ये स्टार्टिंग में इनिशियली इन पे ये रोक है कि ये मतलब 100,000 ज्यादा से किसी कस्टमर से पेमेंट नहीं ले सकते, अपने पास नहीं रख सकते हैं। और अगर इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो आगे जाके इनकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी और इनको ये परमिशन भी मिल जाएगी। The payment bank would be required to use the word payment in its name to differentiate it from other bank। मतलब कि पेमेंट्स बैंक को अपने नाम के आगे पेमेंट जोड़ना जरूरी है। पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, मतलब इट इज नेसेसिटी कि आपको अपने नाम के आगे पेमेंट वर्ड लगाना है। नो क्रेडिट लैंडिंग इज अलाउड फॉर पेमेंट बैंक, ये लोन नहीं देता। ओके, क्रेडिट लैंडिंग मतलब उधार नहीं देता, ये लोन नहीं देता। पेमेंट बैंक को लोन देना अलाउड नहीं है। तो ये है आपका पेमेंट बैंक। तो जो आपके 6 पेमेंट बैंक है जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। तो ये आपके मेन आप कह सकते हो कि बैंक के टाइप्स हैं। एक जमाना था जब पढ़ा करते थे स्केड्यूल्ड बैंक, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक वो है जो इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, नॉन स्केड्यूल्ड वो जमाना गया। अब ये सब पेपर में नहीं पूछता। अब जो पूछता है कहीं ना कहीं पेमेंट बैंक से ज्यादा पूछता है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, फाइनेंशियल बैंक से ज्यादा, स्मॉल फाइनेंस बैंक से ज्यादा पूछता है। तो अब आपको इन सब चीजों में ज्यादा कह सकते हैं अवेयर रहना है, ज्यादा इनके बारे में पढ़ने, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं। आज मैंने आपको केवल एक आइडिया दिया है कि कितने टाइप के बैंक आपको समझ में आने चाहिए कि होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इस पे एमसीक्यू करेंगे और ये समझेंगे कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं, तो वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल सेशन होगा। सो गाइस, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। एंड हाँ, जो मेरा मोटिव था आपको इंफॉर्मेशन देना कि कितने तरह के बैंक होते हैं, बेसिकली एक आइडिया देना, वो आइडिया आपको मिल गया होगा। बाकी एमसीक्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।